दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कम्युनिटी टैब में यूट्यूब पर मैंने कुछ क्वेश्चंस अपडेट दिए थे, वोट पोल करवाए थे और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पांस भी रहा, वोट पोल किए। तो आज जान लेते हैं कि उनका सही उत्तर क्या है और सही उत्तर कैसे आया। तो इसी सब पर बात करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हैं हमने। सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक आराम से ज़रूर देखना और पता करना कि आपका वोट पोल कैसा रहा, सही रहा या गलत, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवरऑल सही कर पाते हैं, क्योंकि यहीं से आपको पता लगता है कंपटीशन का लेवल कैसा है या किस क्वेश्चन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर आप एक्टिव रहें। वोट पोल ज़रूर करें। दोस्तों मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस पर बहुत कम वोट होते हैं और कुछ क्वेश्चन पर बहुत अधिक वोट होते हैं। मैंने यही देखा है कि जो इजी क्वेश्चन है तो सभी उस पर वोट पोल कर देते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड लगता है तो वोट उस पर आते ही नहीं है। तो ज़रूर आप हमेशा वोट पोल करें, एक्टिव रहें, क्वेश्चन कभी भी अपडेट दिए जा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सवाल नंबर आज का हमारा एक आपके सामने है। एसी परिपथ में गणना करते समय कौन से दो मानों को नेगेटिव लिया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल आपने अगर पेपर को अच्छे से देखा हो तो पंजाब एसएससी का मैंने पेपर डाला था, उसमें एक क्वेश्चन आया था और मैंने इसके दो बना दिए थे। दोस्तों सवाल के लिए वोट की अगर बात करें तो 2100 स्टूडेंट ने वोट पोल किया और दोस्तों बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो सही होने की बात अगर मैं करूँ तो मात्र 13% स्टूडेंट का वोट पोल सही हुआ है। 13% स्टूडेंट का मतलब आप ये समझ सकते हो कि 260-270 बच्चे ऐसे हैं जिनका सही हुआ है, बाकी मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की गलतियाँ। देखिए ओवरऑल 72% तो एक ही तरफ भाग पड़े। एक चीज़ का ध्यान रखना, दोनों मान नेगेटिव एक जैसे कभी नहीं हो सकते, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ये तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं एक्स सी का मान नेगेटिव लेते हैं और बी एल का मान नेगेटिव लेते हैं, यानी रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटर का और ससेप्टेंस जो है वो इंडक्टर का, ये नेगेटिव लिया जाता है। यानी अगर जे ऑपरेटर के साथ कहीं भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से वैल्यू लिखी हुई आती है कि 6 - J8, इसका मतलब ये है कि ये 8 ओम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अगर यहाँ पर ओम लगा हुआ है या फिर Z बराबर लिख करके दे दिया, सीधा सा मतलब है कि ये 8 ओम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और या फिर इस तरह से हो कि Y बराबर 6 - J8 हो, तो सीधा सा मतलब निकल गया कि ये इंडक्टिव ससेप्टेंस है। ये पहचान होती है, यानी परिपथ लैगिंग होगा लीडिंग होगा। खैर इस पर भी मैंने एक सवाल दिया था, वो आगे आएगा तो बात करेंगे। तो यहाँ पर 13% स्टूडेंट इसको सही कर पाए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम 13% तो आगे निकले यहाँ से। चलिए दोस्तों अब सवाल रह गया सेकंड पर आपका कंपटीशन। तो देखिए ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए इस पर वोट पोल भी काफ़ी आए। सवाल पूछा कि ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट क्यों किया जाता है? देखो एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है, एक नो लोड टेस्ट होता है, दोनों की बात एक ही है, लेकिन जो कारण है उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। खैर वोट पोल की बात करें तो 2600 वोट यहाँ पर पोल हुए और 84% स्टूडेंट यहाँ पर सही वोट पोल कर पाए। देखिए ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नो लोड टेस्ट के या ओपन सर्किट टेस्ट के दो ऑप्शन ध्यान रखना, एक तो है आयरन लॉस यानी लोहे हानियाँ। अगर आयरन लॉस का ऑप्शन नहीं है तो दूसरा होता है फिर चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं इसको। ट्रांसफार्मर में लैगिंग पावर फैक्टर का कारण यही फैक्टर होता है, मैग्नेटाइजिंग जो करंट होती है ना, इसी के कारण पावर फैक्टर लैगिंग होता है। खैर अच्छी बात है, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहा, बहुत ज़्यादा सही रहा, 84% काफ़ी अच्छा माना जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। और सबसे इजी क्वेश्चन पूछा कि 2 फेज सप्लाई सिस्टम जो है उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है? और ये मैंने दिया क्यों था, पहले तो ये बात आपको मैं बताऊँ। दोस्तों वास्तव में किसी भी फेजों में जब फेज अंतर की गणना करनी हो ना तो फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री में फेजों की संख्या का भाग दे दो। क्या कर दो? फेजों की संख्या का भाग दे दो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिंगल फेज़ और 2 फेज़ के मामले में थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे देखो सिंगल फेज़ तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि एक फेज़ में क्या अंतर होगा। अंतर करने के लिए कम से कम 2 चीज़ें तो हमें चाहिए ना।
और अगर बात करूँ मैं 2 फेज़ों की, तो देखो 360 में 2 का भाग देते हो तो 180 डिग्री बनता है। तो फिर यहाँ पर 2 का भाग नहीं दिया जाता, एक्चुअल में यहाँ पर 360 में 4 का भाग दिया जाता है। इसका कारण ये है कि जो 2 वाइंडिंग होती है ना, उन दोनों वाइंडिंग के 2-2 पार्ट बनाते हैं हम, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही जुड़ी होती है। यहाँ पर प्रत्येक वाइंडिंग जो होती है इसके 2-2 घटक होते हैं। खैर यहाँ पर वोट पोल काफ़ी अच्छा रहा, 2.1 के वोट पोल हुए दोस्तों, और सही आंसर 89% स्टूडेंट कर पाए। अब देखिए कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें तो 3 क्वेश्चन थे, उसमें पहला सवाल ऐसा था जहाँ कम स्टूडेंट थे, यानी 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके तीनों सवाल सही हुए। हम यही मानेंगे कि 13% स्टूडेंट तीनों सवाल को सही कर पाए। तो जो पहले क्वेश्चन में सही थे, अब आगे वही निकले हुए हैं एक तरह से, क्योंकि बाकी तो लगभग सेम था। आ जाइए अगले सवाल पर। 3 फेज़ 50 हर्ट्ज और 6 पोल की इंडक्शन मोटर में रोटर का प्रतिरोध 0.5 ओम, रोटर का रिएक्टेंस 5 ओम, मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करने के लिए रोटर की गति कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो स्लिप होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है कि रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। यानी R2/X2 करते हैं तो ये स्लिप आती है आपकी, इतनी स्लिप हो तो मोटर में मैक्सिमम टॉर्क मिल सकता है। देखो रोटर का प्रतिघात 0.5 है, प्रतिरोध सॉरी, और प्रतिघात 5 है। स्लिप प्रतिशत में निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, उत्तर आएगा 10। यानी अगर 10% स्लिप हो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। वैसे ध्यान रखना ये थ्योरेटिकल सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। प्रैक्टिकली 10% स्लिप पे टॉर्क मैक्सिमम संभावना ही नहीं है, ध्यान रखना। खैर पॉइंट पे वापस आते हैं। 10% स्लिप का मतलब हो गया मोटर अपनी 90% गति पर चलनी चाहिए। किसका? सिंक्रोनस गति का 90% हिस्सा। देखो सिंक्रोनस गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है F × 120/पोल, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 दी हुई है और पोल दिए हुए 6। जब आप गति निकालेंगे तो 1000 RPM आएगा। इस 1000 RPM का 90% आएगा 900 RPM। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 900 RPM है, और 60% स्टूडेंट इसको सही भी कर पाए, ये भी एक अच्छी बात है। वोट पोल हुए लगभग 1.2 के वोट पोल हुए इसमें, क्योंकि टफ सवाल था, इतनी कैलकुलेशन कौन करता है, तो बिना सोचे समझे कोई उत्तर देता नहीं है, तो इसलिए वोट ही पोल नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ लिया और वहाँ से एग्जिट हो लिए, ऐसे नहीं कि वोट पोल कर दिया हो। चलिए खैर अगले सवाल पर बात करते हैं। वो है कि 250 माइक्रो एम्पियर वाले DC वोल्ट मीटर की सुग्राहिता कितनी होगी। देखो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किलो ओम प्रति वोल्ट में होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें होती है किलो ओम प्रति वोल्ट में। प्रति वोल्ट का मतलब होता है 1 वोल्ट। और प्रतिरोध के अलावा हमें देखिए इसकी करंट दे दी है ना, तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है, और रेजिस्टेंस के लिए V/I करेंगे, ठीक है। वोल्टेज का मान 1 वोल्ट है और करंट कितनी है 250 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो को जब आप सोल्व करोगे तो ऊपर जाकर ये एक तरह से मेगा बन जाएगा, यानी 10⁻+6 हो जाएगी, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 4000 ओम। तो 4 किलो ओम प्रति वोल्ट आपकी सुग्राहिता हो जाएगी। अच्छी बात है 1.9 के वोट पोल हुए और उनमें से 77% इसको सही भी कर पाए, ठीक है दोस्तों। 4 किलो ओम प्रति वोल्ट जो है वो इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल था वो जिसकी मैं बात कर रहा था। सवाल पूछा कि 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में परिपथ की इम्पीडेंस 6 + j8 ओम है, परिपथ का लोड कैसा होगा। अब परिपथ का भार है ना, इस एक्स से ही डिसाइड होता है, इंडक्टिव है कि कैपेसिटिव है। रेजिस्टिव तो नहीं है क्योंकि 2 प्रतिरोध है इसमें। अब देखो प्लस का मान लिया हुआ है ना, तो प्लस का मान होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी +j8 ओम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है। इसलिए परिपथ जो है वो कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। और अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, ठीक है। कितना लैगिंग होगा, इसका Z निकाल दो, 10 ओम आएगा। फिर पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए R/Z करो, तो R है 6 और ये 10 आया, तो 0.6 लैगिंग परिपथ का पावर फैक्टर होता। अगर परिपथ की करंट ज्ञात करनी होती तो V/Z करते, 250 में 10 का भाग देते, 25 एम्पियर जो है वो करंट आ जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 6 - j8 ओम, इसका मतलब है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और फिर परिपथ कैपेसिटिव कहलाता, पावर फैक्टर लीडिंग होता। बस यही पहचान होती है, प्लस और माइनस के निशान से ही होती है जब J ऑपरेटर दिया हुआ हो। 1.3 के यहाँ पर वोट पोल हुए
और अच्छी बात यह है कि 86% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही भी कर पाए। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन को आपने सही कर दिया तो प्लस माइनस की वैल्यू को ध्यान में रखते हैं तो आपको वो क्वेश्चन भी सही कर देना चाहिए था जो सबसे पहले आपका गलत हुआ। खैर चलिए, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही उत्तर रहा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये मैंने पूछा कि 6 पोल जनरेटर में ब्रशों को 6 डिग्री मैकेनिकल स्थापित किया गया, ये कितने वैद्युतिक के बराबर है। देखो, टोटल मैकेनिकल फिक्स है कितना, 360। टोटल वैद्युतिक देखो कितना होता है, 180 इंटू पोल, तो 180 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका उत्तर आएगा 3 डिग्री। मतलब ये टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री 1080 और टोटल मैकेनिकल है 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री यांत्रिक जो है वो 3 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर है। तो जब हमने मैकेनिकल में 6 डिग्री दिया तो इलेक्ट्रिकल में कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो अभी मैंने वोट पोल करवाया था तो इसमें कम वोट पोल हुए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला स्टूडेंट्स को देखने के लिए। 660 वोट पोल हुए और इनमें से 29% सही कर पाए। अच्छी बात है, कुल मिलाकर 30% रिजल्ट अच्छा है दोस्तों यहाँ तक का। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आए क्या करना है आपको, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कैलकुलेट कर लो। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री जितनी आती है उसमें मैकेनिकल का भाग दे दो और ये हो गया 1 मैकेनिकल बराबर इलेक्ट्रिकल कितना बनता है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर बात करते हैं। तो ये मैंने सवाल दिया कि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। ये इजी सवाल था तो ज़्यादा वोट पोल होगी क्योंकि दोनों एक साथ ही दिए थे वैसे तो 1.3 में से इसमें देखिए अच्छी बात है कि 69% सही हुआ। अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त करने की प्रक्रिया जो होती है उसको मैग्नेटिक डिगेजिंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मैग्नेटिक डिगेजिंग बोलते हैं इसको। और इसके लिए जो आवश्यक बल होता है उसको कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं, निग्राही बल बोलते हैं। तो बस दोस्तों, यही थे कम्युनिटी टैब के क्वेश्चंस। एक्टिव रहा करो, हर दिन लगभग 2, 4, 5 क्वेश्चन मैं डालता हूं और जैसे ही 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उनका सॉल्व करके एक वीडियो आपको दे दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिलेगा, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमारा वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर कर देना। अच्छे क्वेश्चन है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।